ये लोग ऐसे बोलते हैं घना अपने अपने कोतवाल समझे कि बाप बेटे के बीच में कन्फ्लिक्ट है। किस बात को लेकर कन्फ्लिक्ट है? तो एक चीज जो है वो रह गए थे उस ऑफर में, इसीलिए आपकी रिक्वेस्ट पे हमने इस ऑफर को एक्सटेंड किया। अब आप पूछोगे भैया ये ऑफर क्या है, तो मैं बता, ऐसा नहीं होता आपको जो हर बार आपको मदद करने के लिए रेडी हो। सबके दिमाग में चोर रहता है। देखोगे तो बाबर के बाद जो हुमायूं है वो मुगल डायनेस्टी इंडिया में रूल नहीं कर रही, वो भाग के चले गए ईरान। पहली लड़ाई इसलिए कह रहा हूं कि बाबर बाद में भी लड़े। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप जिस समय भी देख रहे हो आपको सादर प्रणाम है कुमार भैया। टॉपिक थंबनेल देख के आप यहां तक पहुंच चुके हो। कमिंग अप में आपने देखा कि आज के टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, द मुगल एम्पायर। ठीक है, अब जो ये मुगल डायनेस्टी या मुगल सल्तनत मैं कहूं, मुगल एम्पायर कहूं, इसके बारे में बच्चों अगर हम बात करें, क्लास 7th का हमारा ये चैप्टर है। पहली बार हिस्ट्री पढ़ते वक्त आप इस मुगल डायनेस्टी के बारे में जानना शुरू करोगे। बट दिस इज नॉट जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, इतना ही क्या काफी होगा मुगल डायनेस्टी को समझने के लिए? नहीं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगले जितने टाइम तक ये टॉपिक चलेगा, जब तक आप वीडियो के लास्ट तक पहुंचोगे तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा मुगल डायनेस्टी के बारे में। बट अकॉर्डिंग टू द हमारा सिलेबस के हिसाब से बच्चे अगर हम देखें तो अभी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है ना मुगल डायनेस्टी के बारे में, बहुत ही ब्रीफ है। ठीक है, बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। एक मैं कहूं तो आपको समझ लो कि एक इंट्रोडक्शन इस डायनेस्टी का। ठीक है, तो अभी हम उसी तरीके से इसको कवर करेंगे, आराम से इसको समझेंगे। और मैंने पहले भी बताया है, पिछले वाले वन शॉट में बता दिया था, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है तो ये काफी आपकी थोड़ी सी लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, क्योंकि डिटेल में इसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर आपके पास देखने का समय नहीं है तो आराम से आप इसको ईयरफोन प्लग इन करके एज अ पॉडकास्ट की तरह सुन भी सकते हैं। भैया की आवाज काफी मधुर है। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको बिल्कुल एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में चैप्टर्स आपको समझाया जाए। ठीक है, अगर मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसको 1.5x पे करके भी जल्दी जल्दी इसको सुन सकते हैं। तो जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो आप उस तरीके से इस वीडियो को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं मुगल एम्पायर की। ओके, ब्रिटिशर्स के बारे में हमने लास्ट वन शॉट में पढ़ा था आपका क्लास 8 वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स से ठीक पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया में रूल कर रही थी कौन सी डायनेस्टी? मुगल डायनेस्टी। ठीक है, अब मुगल डायनेस्टी जो है ना, वो इंडिया से नहीं है। मतलब मैं कहूं कि अगर मुगल डायनेस्टी के जो रूलर है, जहां से मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई, यानी बाबर से जब मैं बात करूंगा, तो ही इज नॉट फ्रॉम इंडिया पर्टिकुलरली। ठीक है, और उस समय जब वो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, जिस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, उस समय इंडिया नाम की कोई एक प्रॉपर कंट्री भी नहीं है। ठीक है, बट कहानी की शुरुआत होगी बाबर से और जाके खत्म होगी कहां पे? औरंगजेब पे। अब मैं औरंगजेब पे इसीलिए कह रहा हूं कि एक्चुअली में अगर मैं लास्ट सबसे आखिरी स्ट्रांग रूलर की बात करूं तो वो औरंगजेब है। औरंगजेब के बाद अकबर द्वितीय भी आए, बहादुर शाह जफर फर्स्ट, बहादुर शाह जफर सेकंड भी आए, बट वो इतने स्ट्रांग रूलर नहीं रहे मुगल डायनेस्टी में जितने बाकी रूलर रहे। ठीक है, देखो समझना क्या है चैप्टर में हम समझेंगे एक एक करके जो रूलर रहे उनके बारे में, उनके टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या ऐसा उन्होंने काम किया जो आज के दिन भी एग्जिस्ट करता है। फिर हम ओवरऑल मुगल डायनेस्टी के काम करने के तरीके को देखेंगे और उनका क्या इंपैक्ट रहा हमारी कंट्री पे। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव इंपैक्ट भी है। ठीक है, अब देखो आप जिस एज में हिस्ट्री को समझ रहे हो ना बच्चे, अभी आपकी जो उम्र है ये स्टार्ट है, आपका फेज स्टार्टिंग फेज है बिल्कुल, जहां से आप हिस्ट्री को जानना समझना शुरू कर रहे हो। तो अभी आप बहुत तसल्ली से और आराम से इसको बस कहानी के तरीके से सुनिए। ठीक है, कि किस तरीके से स्टोरी चल रही है, कौन से राजा रहे, उनके बेटे कौन थे, है ना। किस तरीके से आप देखोगे कि राजा और बेटे के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ अ ट्रायंगल लव स्टोरी। बहुत सारा फैमिली ड्रामा है इन्वॉल्व यहाँ पे, है ना। बहुत सारी मजेदार कहानियां हैं, बहुत सारे मजेदार फैक्ट्स हैं जब हम मुगल एम्पायर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ना, ये ताजमहल 7 वंडर्स में से एक जो हमारी कंट्री में है, शाहजहां का बनाया हुआ है ना। शाहजहां ने बनाया नहीं था, एक्चुअली में शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, करेक्ट में, है ना, करेक्ट करना जरूरी है। तो शाहजहां, ये आप देख रहे हो, ये शाहजहां वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुगल एम्पायर। उनके टाइम पीरियड में बहुत सारी, मतलब कि शाहजहां को लिटरेचर का, आर्किटेक्चर का बहुत शौक था। तो एक दो आप देख ही रहे हो, 7 वंडर में से एक वंडर उन्होंने बनाया अपनी वाइफ मुमताज बेगम की याद में, आगरा में। इसके अलावा और भी बहुत सारे फोर्ट्स हैं जो कि उनके टाइम के डिजाइन किए गए। तो अगर मैं मुगल डायनेस्टी के रूलर्स की बात करूं ना, तो बहुत ही, मैं कहूं तो बहुत ज्यादा एक मिक्स डाइवर्सिफिकेशन है। कुछ रूलर हैं जिनको पोएम का शौक है, कहानी लिखने का, कविताएं लिखने का। कुछ हैं जो बहुत बड़े योद्धा हैं, लाइक औरंगजेब की मैं अगर बात करूं, वॉज अ ग्रेट वॉरियर। ठीक है, इवन बाबर की जब मैं बात करूंगा तो वो भी, है ना।
तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मुगल डायनेस्टी की जो नींव है यानी जो फाउंडेशन है वो किसने रखी और कहां से रखी। ठीक है, वो किसने रखी और कहां से रखी। चल अच्छा, अब मुगल डायनेस्टी में हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, छोटी और बहुत खास इंफॉर्मेशन आपके साथ। दिवाली आ रहा है, हमने दशहरा में आपको ऑफर किया था और आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो रह गए थे उस ऑफर में, इसीलिए आपकी रिक्वेस्ट पे हमने इस ऑफर को एक्सटेंड किया। अब आप पूछोगे भैया ये ऑफर क्या है, तो मैं बता दूं ऑफर है आपको बेसिकली जो हमारा प्लस का सब्सक्रिप्शन कोर्स है सीबीएसई का, फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 8, हमने उस सब्सक्रिप्शन कोर्स पे दिया है एक दिवाली धमाका। क्या है दिवाली धमाका? फ्लैट 50% ऑफ, हाँ नॉट 10 नॉट 20, फ्लैट 50% ऑफ, यानी जो भी कोर्स है डायरेक्ट 50% ऑफ है उस कोर्स पे। अब आपको बात आती है कि भैया मैं क्या करूं, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8 का, जो भी रेलिवेंट क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, इट्स नॉट ओनली फॉर क्लास 7, 6 एंड 8 क्लास के बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स से रिलेटिव, आप किसी से भी शेयर कर दो, बस उस लिंक पे क्लिक करना है, आपको लिंक आएगा, वहां पे आपको चेकआउट करते वक्त आपको एक कोड यूज करना है एंड दैट कोड इज, ठीक है, इस कोड को आपको ध्यान रखना है, अगर आपको चाहिए 50% ऑफ, और आपको चाहिए, द कोड इज KS55, KS इज माई नेम, दैट इज कुमार शानू, और 55 मेरा लकी नंबर है, तो KS55 कोड आपको एंटर करना है और मिल जाएगा आपको डायरेक्ट 50% डिस्काउंट। तो ये मेरी तरफ से यानी अकेडमी की तरफ से आप सबको दिवाली ऑफर है, मिस मत करना। आपके दिमाग में होगा कि भैया यूट्यूब पे क्लास है तो प्लस में फिर ऐसा एक्स्ट्रा क्या है, मैं बता दूं, यूट्यूब पे सेशन होते ही हैं, बट प्लस में आप अपने हिसाब से क्लास शेड्यूल करते हो, अपने हिसाब से आप हर एक सब्जेक्ट के टीचर सेलेक्ट करते हो, हाँ बिल्कुल आपके हिसाब से, अपने हिसाब से आप टाइमिंग डिसाइड करोगे, आपको मिलती है वर्कशीट, प्रैक्टिस सेशन, अ लॉट ऑफ थिंग, और 1-to-1 इंटरेक्शंस भी। तो इसीलिए आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। ये ऑफर सिर्फ अभी वैलिड है टिल 17 अक्टूबर तक, दिवाली ऑफर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड याद रखना दैट इज KS55, और इस कोड को यूज करके आप 55%, सॉरी 50%, नॉट 55 दैट कोड नंबर, बट 50% आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात भैया, बहुत अच्छी बात आपने बता दी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल भैया अच्छी बात ही बताते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और अगली कहानी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं हम वापस से अपनी कहानी। तो कहानी जो है मुगल की, पहले हम कंटेंट देख ले कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कंटेंट कवर करने। हु वेयर द मुगल्स, मुगल्स कौन थे, मुगल का मिलिट्री कैंपेन क्या रहा, ठीक है, उनके जो आपके सक्सेशन है यानी एक के बाद एक जो राजा रहे उनके बारे में हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो उनकी नेबरिंग कंट्री थी, किंगडम्स थी, उनके साथ उनके संबंध कैसे थे, है ना। देन फिर हम बात करेंगे जागीरदार के बारे में, मुनसबदार के बारे में, जब्त के बारे में, जमींदार के बारे में, ये सब मुगल के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का हिस्सा रहा। मैं बता दूं आपको कि आज हमारी कंट्री में ना बहुत सारे ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स और तरीका जो है कंट्री को गवर्न करने का, वो तरीका कुछ वैसा ही है जैसा कि मुगलों के टाइम पीरियड में था। ठीक है, मुगलों के टाइम पीरियड में आप कभी आप पढ़ोगे, आप जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेंगे आप, तो आपको फिर ये बात समझ में आएगी। ठीक है, सबसे पहले लेकिन सवाल ये आता है कि मुगल्स थे कौन। अब इस चीज को ध्यान समझ, मुगल्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं उनके एंसेस्टर को ढूंढने निकलूं, तो मुगल्स बेसिकली दो बहुत ही पावरफुल रूलर कह लो, वॉरियर कह लो, दो पावरफुल वॉरियर थे। एक का नाम है चंगेज खां, सुना होगा आपने नाम, मंगोलियंस, द ग्रेट मंगोलियंस चंगेज खां। दूसरा है आपको तैमूर। ठीक है, अब ये तैमूर वही तैमूर है नाम जो आप जान रहे हो, जो सैफ अली खान के बेटे का नाम है, काफी ज्यादा आपको वायरल इनके वीडियोस देखने को मिलते हैं, है ना, हमसे ज्यादा वायरल है भाई तैमूर भैया तो। ठीक है, बट वो जो तैमूर है ही वॉज ऑल्सो ग्रेट वॉरियर, और दूसरी तरफ आपके चंगेज खां। अब आप नोटिस करोगे तो जो मुगल्स की मैटरनल और पैटर्नल साइड है, एक साइड से आपको तैमूर है, दूसरे साइड से चंगेज खां है। अब दो ग्रेट वॉरियर की ही जो डायनेस्टीज है, या उनके कह दो आप जनरेशन बाय जनरेशन जाके आगे जाके क्या बन रहे हैं, आपको मुगल्स बन। बट जो मुगल्स है ना, वो अपने आप को चंगेज खां से रिलेट करना पसंद नहीं करते। उसका रीजन मतलब वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई भी मुगल्स कहे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, दे डोंट वांट टू कॉल्ड एज देम, कि मुझे कोई मुगल्स कहे या मंगोल्स कहे, है ना, नहीं पसंद है भैया, हमें मत कहो। ठीक है, हमें तो आप तैमूरियंस कहो, हमें आप तैमूर डायनेस्टी से कहो, हम उससे बिलोंग करते हैं। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों, आपके दिमाग में आएगा कि भैया चंगेज खां तो इतना अच्छा ग्रेट वॉरियर है, तो जब भी कोई अपने एंसेस्टर की अगर बात करेगा तो वो कुछ ना कुछ तो ग्रेटनेस ही ढूंढेगा ना। कौन बोलेगा कि हाँ भैया कि मेरे एंसेस्टर थे, वो आपको
फलना थे, ढिकना थे, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर थे, सबको अच्छा लगता है फ्लैक्स करना। बट रीजन ये है कि अगर आप चंगेज खां के बारे में जब बच्चों पढ़ोगे ना, तो आपको दिखेगा कि वो ग्रेट वॉरियर तो था, बट वो क्रूएल बहुत, उसने ना बहुत बुरे तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या करी, ठीक है। वो मतलब कि कैप्चर्ड करने के नाम पे वो कुछ भी नहीं देखता था, ना वो एज देखता था, ना वो जेंडर देखता था, कुछ भी नहीं, वॉज वेरी ब्रूटल। तो इसीलिए जो ये मुगल्स थे ना, उनको ये नहीं पसंद था कि नहीं भैया वो ठीक है ग्रेट वॉरियर रहा होगा, बट हमें उनके काम करने की शैली अच्छी नहीं लगी, उनका तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए वी डोंट वांट अस टू बी कॉल एज मंगोलियंस, ठीक है। तो चंगेज खां से बिलोंग नहीं मतलब ये नहीं चाहते थे कि हमारा जो ताल्लुकात है यानी हमारा रिलेशन चंगेज खां से स्टैब्लिश किया जाए, हमें तो आप तैमूर की डायनेस्टी से ही आप कहो कि हम तैमूरियंस हैं, हम तैमूर की फैमिली लाइन को ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो पीछे ये दिख रहा होगा ये फैमिली ट्री, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं तो आप नोटिस करो यहाँ पे फैमिली ट्री ऑफ मुगल एम्परर, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए जरा, ये आपको दिख रहा है, ये है तैमूर, ठीक है, और उसके नीचे आएंगे फिर आपको उमर शेख, है ना। देन फिर आ जाएंगे आपको बाबर, ये यही है जो कि आपको हमारे कंट्री में मुगल डायनेस्टी को स्टैब्लिश करेंगे। ये बाबर की वाइफ है महम बेगम। देन फिर इनके बेटे होंगे काफ़ी, और उनमें से एक बेटे जो रूल करेंगे आगे, दैट इज़ हुमायूं। फिर हुमायूं आपको हामिद बानो बेगम और उनकी एक और वाइफ हाजी बेगम होंगी। फिर उनके बेटे होंगे जो रूल करेंगे अकबर। फिर अकबर के बेटे होंगे जहांगीर, जहांगीर के होंगे शाहजहां एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये है आपको फैमिली ट्री ऑफ मुगल एम्परर, ओके, दिस इज हाउ दे विल रूल। हमें इतना डीप में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे भाई बंधु हैं, कुछ कुछ की हम बात करेंगे जो कि हमारे चैप्टर में मेंशन है। मैंने कहा क्योंकि देखो भैया 200 साल रूल किया है, और नहीं भी तो लगभग आपका आई थिंक 5th to 6th जनरेशन तक रूल चला है ना। बाबर हो गए, आपको हुमायूं हो गए, देन फिर आपको जहांगीर हो गए, शाहजहां हो गए, औरंगजेब हो गए, अकबर द्वितीय हो गए, बहादुर शाह जफर प्रथम, देन सेकेंड, तो लगभग 8 जनरेशन तक रूल चला है। तो इतनी लंबी जनरेशन्स को अगर हम कवर करने निकले ना काफ़ी डिटेल में, तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। अभी हमें प्रिसाइज रहना है अपने एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जितनी चीज़ें हैं उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। टाइमलाइन को हम देखेंगे ज़रा, तो भैया जो मुगल डायनेस्टी है शुरुआत उसकी होगी आपकी 1526 में, ठीक है। 1526 में आपको आ जाएंगे बाबर जी, है ना। अभी हम सब बताएंगे कि बाबर कहाँ से आए, कैसे रूल करना उन्होंने शुरू किया ना एवरीथिंग, ठीक है। तो भैया यहाँ से कहानी की शुरुआत हो जाएगी, है ना। और आप ये टाइम पीरियड देख रहे होगे, आपको ना जब आप गूगल करोगे ना तो आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अलग अलग हिस्टोरियन ने थोड़ा थोड़ा टाइमलाइन में ना थोड़े थोड़े डिफरेंसेस मेंशन किए हैं, तो उससे परेशान नहीं होना। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ ये 4 साल का रूल रहा है बाबर का। देन फिर आ गए हुमायूं 1530 से 1540, 10 साल का रूल रहा। देन फिर आ गए अकबर 1540 से 1605, बहुत लंबा रूल रहा है, लगभग नहीं भी तो ये आपका 65 ईयर्स। रीजन भी है, अकबर जब गद्दी पे आए थे तो मात्र 13 साल के थे, सिर्फ 13 साल की उम्र में वो आपको एम्परर बन गए। देन फिर 1605 से 27 आपको जहांगीर आ जाएंगे। जहांगीर के बाद आएंगे फिर आपको शाहजहां 1627 से 1658, इन्होंने भी अच्छा टाइम रूल किया है। और देन फिर आपको औरंगजेब एंड सो ऑन, ठीक है। मैंने कहा औरंगजेब तक ही मेन, अगर मैं मुगल डायनेस्टी की बात करूं तो औरंगजेब तक ही है मेन। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि औरंगजेब के बाद एक डिक्लाइन शुरू हो जाएगा मुगल डायनेस्टी, क्योंकि बाद के जो लोग रहेंगे वो ब्रिटिशर्स में, औरंगजेब के टाइम में ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, यहाँ पे ब्रिटिशर्स की एंट्री हो जाएगी। बट औरंगजेब जब तक रहेगा तब तक वो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी इंडिया में पनपने नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि उसे समझ में आ रहा है कि ब्रिटिशर्स किस मकसद से इंडिया है ना। बिजनेस करने आए हो भैया, बिजनेस करेंगे, ठीक है, आपको अंदर नहीं आने देंगे, आप जो सोच रहे हो। बट आफ्टर द औरंगजेब जो रूलर रहेंगे ना, वो आपको पैसे में कह दो, है ना, लालच में आके और फिर सब कुछ वो बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक टाइमलाइन है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। यानी कि मेनली मैं कहूँ तो 1526 से मैं शुरुआत करूंगा और फिर मैं औरंगजेब का जो है 1707 वहां तक जाऊंगा। ये है पूरी एक स्ट्रांग मुगल डायनेस्टी, है ना। और ये रूल करेंगे हमारी कंट्री में। शुरुआत दिल्ली से होगी, लेकिन ये पूरा एक्सपैंड करते हुए जाएंगे पूरी थ्रू आउट द इंडिया। हम देखेंगे इनका एक्सपेंशन, ठीक है, और इनके एक्सपैंड करने का तरीका भी हम देखेंगे कि किस तरीके से ये एक्सपैंड करते थे, ठीक है। अच्छा, अब बात वही आती है कि जो मुगल्स थे, ये बता दिया मैंने, दे डोंट वांट कि भाई उनको कोई मंगोलियंस कहे, उनको कोई मुगल्स कहे। रीजन मैंने आपको बता दिया, है ना, चंगेज खां के कारण। तो उनका क्या कहना था, भैया आप हमें क्या कहो, हम तो तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं, आप हमें तैमूराइड कहें, तैमूरियंस कहें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि आपकी यहाँ पे क्या सलाह है, अगर आपसे मैं पूछूं, ठीक है, आप बताएं आपको क्या लगता, क्या मुगल्स का ये जो था कहना कि आप हमें मंगोलियंस ना कहो, अगर आप में से बहुत बच्चों को पता हो, अगर आप में से बहुत बच्चों को पता हो चंगेज खां के बारे में, तो आप कमेंट करके बताना व्हाट डू थिंक अबाउट चंगेज खां। ठीक है, चंगेज खां ने इंडिया पे भी कम अटैक नहीं किए, जाके हिस्ट्री खंगाली पता चलेगा। ठीक है, तो किस तरीके से वो क्रूअल था और क्या मुगलों का ये कहना कितना तक सही था। अब जो आपको मेरे पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये पता है ना आपको क्या है? रेड फोर्ट, लाल किला दिल्ली में है ना। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं राइट नाउ, जो भी हमारे पीएम रहते हैं, वो फ्लैग होस्ट करते हैं। अब ये जो दिल्ली का ये लाल किला आपको दिख रहा है ना, दिस इज द दिल्ली इज द सेंटर पॉइंट जहां से शुरुआत होगी मुगलों की। हुआ क्या एक्चुअली में कि जो बाबर था, ठीक है, बाबर मैंने बता दिया आपको कि बाबर की अगर बात करें जिन्होंने मुगल डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा इंडिया में, इंडिया से बिलोंग नहीं करते थे। बाबर एक बहुत अच्छे फाइटर थे, ठीक है, फरगना यानी अफगानिस्तान का पोर्शन है, फरगना उस समय कहते थे, वहां पे वो रूल करते थे और वॉरियर थे। तो एक कह सकते हो आप कि पैसे लेके वो लड़ाई करने को रेडी हो जाते थे, तो ये उनका काम था, पैसा था उनको। हुआ क्या कि इंडिया में क्या था कि दिल्ली में रूल कर रही थी एक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। दिल्ली में लोधी गार्डन है, आप सबको पता है। तो इब्राहिम लोधी जो है वो दिल्ली में रूल कर रहे थे, और जो राजपूत किंग्स थे ना आपके मेवाड़ के, राजस्थान के, ये दिल्ली में रूल, क्योंकि दिल्ली वाज द, आपको कह दो सेंट्रल पॉइंट। अगर मैं कह दूं दिल्ली आपका सेंट्रल पॉइंट है, अगर आप इंडिया में एंटर कर रहे हो फ्रॉम द हिमालयन रीजन से आप एंटर करोगे, प्लेन एरिया आते आते जो सबसे मेन प्लेन एरिया का मेन रीजन दिखेगा वो आपको दिल्ली दिखेगा। तो दिल्ली आपका सेंट्रल पॉइंट था उस टाइम पीरियड में, इसलिए हर कोई चाहता था दिल्ली पे रूल करना। यानी दिल्ली पे रूल कर रहे हो मतलब कि आप हिंद पे कब्जा कर रहे हो, आप इंडिया पे कब्जा कर रहे हो। ठीक है, तो भैया जो राजपूत किंग थे वो इब्राहिम लोधी से लड़ नहीं सकते थे, इब्राहिम लोधी बहुत पावरफुल था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाबर को इन्विटेशन दिया। बाबर को बोला कि भैया आप एक काम करो, आप आओ, पैसे लो जितना आपको चाहिए, और आप इब्राहिम लोधी से लड़ाई करो और उसे दिल्ली की तख्त से हटा दो। ठीक है, बाबर ने कहा ओके, आई एम ए प्रोफेशनल फाइटर, आई विल कम एंड फाइट विद इब्राहिम लोधी। तो बाबर आता है और इब्राहिम लोधी से लड़ाई लड़ता है। ठीक है, पहली लड़ाई इसलिए कह रहा हूं कि बाबर बाद में भी लड़ेगा। तो आपकी लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोधी की पानीपत में, जो कि हरियाणा में आज की डेट में, इन 1526। इसको हम पानीपत की पहली लड़ाई या बैटल ऑफ पानीपत, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। लड़ाई लड़ी जाती है, इब्राहिम लोधी हार जाता है। ठीक है, बाबर जीत गया। अब कायदे से बाबर को वापस चले जाना चाहिए था फरगना, यानी जहां से वो आया था, क्योंकि उसका काम क्या था, उसका काम तो सिर्फ आके इब्राहिम लोधी को हराना था ना। बट नहीं, बाबर जब इंडिया आता है ना तो वो देखता है यहां पे है तो बहुत सारा पैसा, भैया ये तो एक्चुअली में सोने की चिड़िया है। और बाबर कहता है कि मैं एक काम करता हूं, मैं क्यों यहां से वापस जाऊं, मैं तो पावरफुल हूं, तो मैं ही रूल कर लेता हूं दिल्ली पे। ठीक है, समझ रहे हो, दिमाग घुर गया, पैसा देखते ही दिमाग घुर गया, है ना। तो भैया बाबर ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा रहा। तो राजपूत किंग ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, तुम्हें तो बुलाया था हमने कि लोधी को हटाना है और तुम्हें वापस चले जाना है, अब ये तो गलत बात है तुम कह रहे हो कि नहीं हम रूल करेंगे। बाबर ने कहा कि कोई नहीं, आओ लड़ो। तो उसके बाद बाबर की फिर लड़ाई होगी, किनके साथ लड़ाई होगी, आपको राजपूत किंग के साथ लड़ाई होगी आफ्टर इब्राहिम लोधी। लेकिन वो लड़ाई बाबर जीत जाएगा और फिर 1526 में ही बाबर स्टैब्लिश करेगा क्या, पानीपत का जो सेकंड बैटल है ना वो राजपूत किंग के साथ ही लड़ा जाएगा, जो बाबर जीत जाएगा। और 1526 में ही इंडिया में नींव रखी जाएगी किसकी, मुगल डायनेस्टी की। और यहां से शुरुआत हो जाएगी किसकी, मुगल डायनेस्टी की। देखो यहां तक की कहानी क्लियर है। अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक आ चुके हो और आपको कहानी समझ में आ रही है तो लाइक जरूर कर देना, एंड प्लीज कमेंट करके ना फीडबैक जरूर दे देना कि आपको क्या सही लग रहा है, कितना सही लग रहा है। ठीक है, चलो तो अब बाबर के बारे में बात करें जरा। ठीक है भैया, बाबर ने तो स्टैब्लिश कर दिया, लेकिन मैंने बताया कि बाबर ने, मतलब कि बाबर 4 साल ही रूल कर पाया था इंडिया में। तो 4 साल तक बाबर ने रूल किया। ठीक है, सबसे पहले तो उसने नींव तो रख दी ना। अब बाबर के बाद कौन आएगा कैंपेन करने, हुमायूं। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज आप लोग को यहां बताना चाहता हूं। ठीक है, एक चीज मैं आपको भी यहां बताना चाहता हूं, थोड़ा सा आगे चल के फिर हम पीछे आएंगे, कि मुगल में ना रूल करने का जो तरीका था कि आफ्टर फादर कौन रूल करेगा, वो बड़ा यूनिक है। यूनिक क्यों, मैं उसको बता रहा हूं आपको। मैंने कहा कुछ चीजें हम आज की डेट में बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं मुगल से,
जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे भैया ये तो बहुत क्लियर है ना, राजा का बेटा राजा बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा, बट कौन से वाला बेटा, ये मैटर करता है। तो आप बोलोगे जो सबसे बड़ा होगा, जो एल्डेस्ट सन होगा। यही हमने रामायण में भी देखा था, है ना, कि राम जी को किंग बना रहे थे दशरथ जी, तो फिर उसी के बाद वो इंसिडेंट हुआ जब उनको वनवास जाना पड़ा। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट मैं वही चीज़ अभी यहाँ पे क्यों लिंक कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको अभी तक यही जानकारी है कि राजा को सबसे बड़ा बेटा होगा वो आपको राजा बनेगा, ठीक है। बट मुगल्स में एक ट्रेडिशन था। मुगल्स क्या करते थे, उनका ये कहना होता था कि भैया ऐसा है कि हमारे तो एक बेटे नहीं है, बहुत सारे बेटे, ठीक है, एक या दो, एक से ज्यादा बेटे हैं, तो आपस में ये कन्फ्लिक्ट ना हो, आपस में फाइट ना हो, तो क्या करेंगे वो अपना जो भी राजपाट होगा ना, जमीन जायदाद कह लो, प्रॉपर्टी कह लो, उनको अपने प्रिंसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हर किसी को एक एरिया मिल जाएगा कि भैया तुम ये वाला पोर्शन रूल करो, तुम ये वाला पोर्शन रूल करो। और नो डाउट जो सबसे स्ट्रांगेस्ट होगा, मोस्टली वो एल्डेस्ट ही होता है, जो सबसे स्ट्रांगेस्ट होगा किंग के नजर में, उसको सबसे प्रोमिनेंट वाला दिया जाएगा। यानी मैं कह दूं जो सेंटर वाला होगा ना, यानी जहां से मेन पावर कंट्रोल हो रही होगी वो। सो दिस इज हाउ द मुगल्स रूल। और इसके ऐसा नहीं कि इसके बावजूद उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रॉब्लम फिर भी उनको फेस करनी पड़ी। आपस में भाई फिर भी लड़े, बाप बेटे आपस में लड़े, है ना, तख्त को लेकर लड़ाइयां हुई है, लेकिन इसके बावजूद जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज उन्होंने फॉलो अप करी। देखो बहुत उनकी सिंपल सोच थी कि भैया हम आपस में ही अगर लड़ रहेंगे चीजों के लिए तो बाहर वालों के लिए तो आसान हो जाएगा। तो इसलिए उनकी कोशिश होती थी कि नहीं भैया हम बंटवारा कर देते हैं, ठीक है। खैर, बाबर के बाद आपको हुमायूं जो है दैट ही बिकम्स द किंग, है ना। अब ये आपको दिख रहा है, ये दिल्ली का हुमायूं टॉम्ब, है ना, दिल्ली का हुमायूं टॉम्ब। अब हुमायूं के साथ प्रॉब्लम बताता हूं क्या हुई। जब हुमायूं किंग बने ना, मैंने वही बात बताई, तो हुमायूं के एक स्टेप ब्रदर थे मिर्जा कमरान, ठीक है। और ये इनके और हुमायूं के बीच में ना काफी ज्यादा आपको कंफ्लिक्ट रहता था गद्दी को लेके। तो शुरुआत में तो हुमायूं हारे भी हैं, आपको बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज इन 1539 एंड 1540 हार गए। तो भैया उनको भागना पड़ा, जान बचा के भाग के पहुंचे ईरान। यानी क्या हुआ है इस टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो बाबर के बाद जो हुमायूं है वो मुगल डायनेस्टी इंडिया में रूल नहीं कर रही, वो भाग के चले गए ईरान, क्योंकि कमजोर पड़ गए थे। लेकिन ईरान जाके वहां पे उन्होंने फिर से मदद लेके वापस से आर्मी बनाई और वापस से आके लड़ाई लड़ी और फिर कब्जा किया 1555 में वापस दिल्ली पे। दिस इज द हुमायूं टॉम्ब। आज की डेट में दिल्ली आप जाओगे कभी तो दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टिक आपका ये सेंटर है, ठीक है। अब देखो, ये देख रहे हो बाबर की आखिरी इच्छा वही वाली बात मैंने बताई आपको लास्ट विल, कि भैया बंटवारा कर देना, प्रोविंसेस आपस में बांट लेना। लेकिन इसके बांटने के बावजूद भी मैंने वही कहा ना, दिल्ली सबको चाहिए। प्रॉब्लम यही आएगी, प्रोविंसेस तो बट जाएंगे बट दिल्ली इज द सेंटर पॉइंट, तो दिल्ली भैया सबको चाहिए और ऐसे आसानी से तो मिलेगा नहीं, तो उसके लिए तो लड़ाई होगी। खैर, हुमायूं बिकम द किंग, है ना, हुमायूं आपको राजा बन जाते हैं और फिर आपको आगे चलते हैं। अब हुमायूं के बाद आएंगे आपको द ग्रेट अकबर। मैंने अभी तक जो दो किंग हुए बाबर एंड हुमायूं, उनके नाम के आगे ग्रेट वर्ड यूज नहीं किया, बट अकबर के आगे द ग्रेट अकबर यूज किया। ये मैंने यूज नहीं किया, ये हिस्टोरियन ने यूज किया। रीजन है उसका कि अकबर का जो टाइम पीरियड, एक तो अकबर ने बहुत लंबे टाइम तक रूल किया है इंडिया में, ठीक है। मात्र 13 साल की उम्र में बना दिया गया राजा, एंड ही इज लाइक कि यार मैं तो 13 साल का, मैं क्या करूं। और ऑलरेडी जब ये 13 साल की उम्र में राजा बने हैं तो भैया हर कोई आपके आसपास जो है ना, कोई ऐसा नहीं होता आपका जो हर बार आपको मदद करने के लिए रेडी हो। सबके दिमाग में चोर रहता है। आप आगे चल के देखोगे कि मुगल डायनेस्टी जो है ना, औरंगजेब के बाद बाकी जो रहे, उसमें पता है प्रॉब्लम क्या आई, कि मुगलों के डेक्लाइन में ना उनके जो नौकरशाह थे, यानी जो सर्वेंट वगैरह होते थे, उनके वजह से डेक्लाइन हुआ। जो सर्वेंट वगैरह थे वही ब्रिटिशर्स वगैरह की हेल्प ले लेके छोटे छोटे प्रोविंसेस काट के निकल गए, मतलब छोटे छोटे एरिया पे कब्जा कर लिया। घर का बेदी लंका ढाए। अकबर के साथ ही वही था 13 साल की उम्र में। लेकिन फिर भी अकबर वॉज स्मार्ट, इंटेलिजेंट, और सबसे खास बात कि अकबर के मंत्रिमंडल में ना बहुत सारे स्मार्ट लोग थे। एक स्मार्ट पीपल का नाम आपको ही पता है, दैट इज द बिरबल। बहुत सारी कहानियां सुनी है, वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर, ठीक है। तो बहुत सारे डिसीजन जो है, अच्छे डिसीजन जो है वो अकबर के टाइम पीरियड में हुए, इसलिए अकबर को तो ग्रेट अकबर कहा जाता है। अभी हम देखेंगे कि बहुत सारी अकबर की जो पॉलिसीज है वो आज भी फॉलो की जाती है। किस तरह से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, है ना, हर रिलीजन को कैसे रिस्पेक्ट करना है, ये सब अकबर ने अपने टाइम पीरियड में किया, ठीक है।
अब अकबर के टाइम पर की बात करें तो चलो ठीक है, और आपको ये वाली फोटो दिख रही है, इसमें भी बैठे हैं अकबर और ये बैठे हैं उनके राजकुमार सलीम। ठीक है, अगर आप लोगों ने कोई वेब सीरीज देखी हो, ताज करके एक वेब सीरीज आई थी रिसेंटली, तो उसमें स्टोरी को कवर किया है अकबर और उसके बेटे सलीम की कहानी। ये जो राजकुमार सलीम है यही आगे चल के बनेंगे जहांगीर, मुगल एम्परर के, अकबर के बाद के रूलर। और इन दोनों के बीच में यानी बाप बेटे के बीच में कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, बाप बेटे के बीच में कन्फ्लिक्ट है। किस बात को लेके कन्फ्लिक्ट है? तो एक लेडी को लेके जिनका नाम है अनारकली। अनारकली, ठीक है, तो ये लव ट्रायंगल वाला सिनेरियो हो जाएगा। और आपने वो सुना होगा कि अकबर ने अनारकली को दीवारों के पीछे चुनवा दिया, है ना। यू मस्ट हैव हैड दिस स्टोरी। अगर आपने कोई मूवी देखी है, देखो मैंने कहा बच्चों की हिस्ट्री को ना, अगर हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है तो जो भी ये वेब सीरीज होती हैं या मूवीज होती हैं, एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी देख सकते हैं, साथ साथ हम नॉलेज के पर्पज से। तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो जो विजुअलाइजेशन होता है वो दिमाग में बैठ जाता है। उस अनारकली की वजह से अकबर और जहां के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होगा। अकबर बहुत मानते थे सलीम को, यानी सलीम अपने बेटे राजकुमार को। और सलीम की स्टार्टिंग अर्ली एज देखोगे तो आपको इसके जो बुक है अकबरनामा वगैरह में मेंशन किया हुआ है, ही वॉज वेरी पोलाइट, यानी सलीम यानी जहांगीर की बात कर रहा हूँ, बहुत पोलाइट। उनको मतलब ही नहीं है किंगडम वगैरह से, है ना। अपनी दुनिया में मस्त है, अपनी दुनिया में मगन है। ठीक है, एकदम राजकुमार वाली लाइफ जी रहे हैं, लैविश लाइफ जी रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, पापा उनके अकबर है ना, द ग्रेट अकबर, तो क्या करेंगे इतने पैसों का। तो भैया अपनी मस्ती चल रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट लेडी दैट इज अनारकली, उनकी वजह से लड़ाइयाँ होंगी। और बाद में चल के जो सलीम है यानी जो जहांगीर बनेंगे, वो अकबर से रिवोल्ट करेंगे और फिर अकबर को हटा के क्या, अकबर की डेथ ही हो जाएगी इन द ओल्ड डेज। और मतलब अकबर का जो लास्ट वाला टाइम पीरियड है ना, अब मैंने कहा देखो हिस्ट्री में ना बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिनको आप ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि डिजिटल प्रूफ तो है नहीं कि आप क्रॉस चेक कर लो इस तरह उस टाइम की वीडियोस वगैरह। बट बहुत लोग ऐसा मानना था कि लास्ट टाइम पीरियड में ना जो अकबर थी उसकी मेंटल जो हालत है वो भी ठीक नहीं थी। ठीक है, बहुत सारे बैड ड्रीम्स आने लगे, ओल्ड एज में बहुत सारे इश्यूज होने लगे, बेटे के साथ बहुत सारा कन्फ्लिक्ट था, तो वो बहुत ही डिसहर्टेड था, बहुत अकेला अकेला रहने लगा। बीच में उसके साथ उसके जो बिरबल है, उसके अपने जो मंत्रिमंडल के लोग हैं उनके साथ भी कन्फ्लिक्ट होगा अकबर का, क्योंकि अकबर में ये चीज़ें थी, है ना। वो सुनता भी था सबकी, बट लास्ट में करता खुद की ही था। कई बार उसको समझा लो बट लास्ट में वो खुद की करेगा, फिर उसके बाद में सुनता नहीं था। ही वाज लाइक कि मैं तो किंग हूँ, मैं हूँ ना राजा, जो मैं कहूँगा वो होगा। सो दिस हैपन, लास्ट में काफ़ी लोनलीनेस और काफ़ी अकेलेपन और बहुत ज़्यादा बीमार होने के बाद अकबर की डेथ होगी और फिर जहांगीर रूल करेंगे। अब अकबर का, अगर अकबर के टाइम पीरियड का आप कैंपेन देखोगे बच्चों, तो आपको नोटिस करेगा इस मैप पे आप देखो कि अकबर देखो दिल्ली से अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाएंगे, नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो ये इलाका दिख रहा है, ये एमपी और राजस्थान का जो बॉर्डर है, जो उस समय आपका मालवा का इलाका हुआ करता था, वहाँ पे मिलिट्री कैंपेन देखने को मिलेगा। 1570 और 1585 में अगर हम बात करें तो ये आपको बिहार और बंगाल में, उड़ीसा में अपने आप को एक्सपैंड करेंगे। देन फिर इधर आपको राजस्थान में ये आपको जो चित्तौड़ वाला इलाका है, रणथंभौर वाला इलाका है, 1568 और 1569 में सीज करेंगे। तो अकबर अपने टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे अपने एरिया को। और सिर्फ एरिया का एक्सपेंशन नहीं होगा, एरिया के साथ साथ क्या होगा आपका, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आएंगे। अब यहां पे जब एरिया के एक्सपेंशन की बात आई है ना, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अकबर के एरिया एक्सपेंड करने का जो तरीका था, अकबर क्या मुगलों का, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। ठीक है, देखो कहानियां आपस में रिलेटेड है। ये देख रहे हैं आपको, ये मूवी देखी है आप लोगों ने, जोधा अकबर, है ना, जिसमें ये ऋतिक रोशन है ना, बहुत ही स्मार्ट बंदे, क्या ही डांस करते हैं, और साथ में बहुत ही खूबसूरत हीरोइन ऐश्वर्या राय जी। ठीक है, तो भैया इन्होंने रोल प्ले किया है अकबर का और इन्होंने रोल प्ले किया है जोधाबाई का। अब हिस्ट्री में आप जाओगे तो एक्चुअली में जोधाबाई का कोई एक सॉलिड एविडेंस नहीं मिलता कि वो कहाँ की प्रिंसेस थी। बट जो मूवीज बनाई गई है और जितना हिस्टोरियंस ने लिखा है, मुगलों का क्या रहता था ना, मुगल्स क्या करते थे, देखो बहुत स्मार्ट, मुगल्स लड़ना नहीं चाहते थे अपने आसपास के किंगडम से। तो उनका एक तरीका होता था, वो क्या करते थे, एक समझौता करते थे कि भैया एक काम करते हैं, इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। ये क्या बात हो गई, बहुत सिंपल, कि भैया हम आप पे, देखो मुगल्स तो थे ही पावरफुल, बहुत स्ट्रांग आर्मी थी, तो उनका था कि भैया हम आप पे मतलब हमला नहीं करेंगे, एक काम करते हैं आपकी बेटी से हमारी शादी करवा दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे जो इसको आप समझ लो कुछ इस तरह का, ये फोर्स मैट्रिमोनियल टाइज होता था, ये एक तरह का समझौता है
मुगल्स और किंगडम्स के बीच में। तो उसी में आपको दिखेगा जो अकबर है उनको जोधाबाई पसंद आती हैं, तो फिर वो जोधाबाई के साथ शादी करते हैं, तो और वो एग्रीमेंट होता है जोधाबाई के जो फादर है यानी वहाँ की जो टेरिटरी है और जो अकबर है उनके बीच में एक टाई हो जाएगा। तो मुगल्स इस तरीके से क्या करते थे, आपको एग्रीमेंट कर लिया करते थे, ठीक है, आसपास के जो राजपूत किंग्स वगैरह हैं उनकी बेटी के साथ शादी कर लेना और इस तरह से रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो उसमें क्या होता था, प्रोविंसेस भी उनको मिल जाता था कि भैया लो तुम्हारी बेटी शादी भी कर ली है, अब तुम पे हमला भी नहीं करेंगे, बट तुम चुपचाप भैया हमारी बात को मान लो। हमारी बात को मानने का मतलब है कि तुम अपनी टेरिटरी में रूल करोगे बट हमारे हिसाब से करोगे, ठीक है, हमारे लगाई गई पॉलिसीज, हमारे लगाए गए जो टैक्स है, टैक्स कलेक्ट करने का जो तरीका है वो सब आएंगे, रेवेन्यू हम शेयर करेंगे। तो दिस इज हाउ दे यूज्ड टू रूल। इसलिए मुगल्स बहुत लंबे टाइम तक रूल भी कर पाए, है ना। औरंगजेब तक वो इसी तरीके से रूल करते हैं। औरंगजेब के टाइम में ये चीजें बदल गई। औरंगजेब वाज लाइक कि भैया मुझे नहीं करना कोई समझौता, मुझे तो रूल करना है और रूल करने के लिए मैं तो हमला करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जहांगीर का। बता ही दिया मैंने आपको कि जहांगीर अकबर के बाद जहांगीर रूल करेगा, ठीक है। बट नाउ मुगल्स हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा फिलॉसफिकल रहे, पोएटिक रहे, आर्किटेक्चर्स, पैसा उनके पास बहुत था। तो भैया पैसा जिसके पास बहुत होगा वो क्या करेगा, तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनवाएंगे यादगार में, है ना। उसी में से एक मॉन्यूमेंट्स हमारा ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां जी ने, ठीक है। जहांगीर के बेटे हैं शाहजहां। अच्छा, जहांगीर के बारे में आपको जहांगीर के बारे में एक बड़ी अच्छी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूं आपकी, कि लास्ट टाइम पीरियड में ना जो शाहजहां है वो भी क्या करते हैं, फाइट करते हैं जहांगीर से, बेटे की लड़ाई फिर से होगी तख्त को लेके, और उस फाइट को रोकने की कोशिश करेगी जहांगीर की बेगम यानी वाइफ, जिनका नाम है नूरजहां। आपने नाम सुना होगा नूरजहां का कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज है। शी वॉज ऑल्सो ग्रेट फाइटर, अच्छी फाइटर थी वो। तो वो लड़ाई करेंगे लेकिन फिर भी कोशिश करेंगी कि एज ए मदर कि भैया लड़ाइयाँ ना हो और समझौता हो जाए, बट ऐसा होगा नहीं। एंड देन फाइनली शाहजहां बिकम द रूलर ऑफ मुगल एम्परर, ठीक है। अब शाहजहां क्या करेंगे, जब शाहजहां रूलर बनेंगे तो शाहजहां क्या करेंगे, आप देखोगे कि जो मिड ऑफ इंडिया है वहां तो मोटा मोटी आप देखो, नोटिस करो कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो कवर हो ही गया है ना। अकबर के टाइम में ये कवर हो ही गया है, जहांगीर ने इसी चीज को एक्सपेंड किया। तो अब शाहजहां क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। कहां जाएंगे, डेक्कन प्लेटूज, यानी थोड़ा साउथ की तरफ वो बढ़ेंगे। तो इस तरीके से वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करेंगे। लेकिन साथ ही साथ, ठीक है, शाहजहां के साथ ही प्रॉब्लम रहेगी। मैंने कहा कि मुगल का रहा है कि जब भी भैया किंग है वो अपनी विल में लिखता है कि मेरे जाने के बाद जो है वो किस तरीके से आपका जो रीजन है उसको बच्चों में बांट दिया जाए। बट शाहजहां के जो बेटे रहेंगे उसमें सबसे ज्यादा जो विक्टोरियस रहेगा वो रहेगा औरंगजेब, ठीक है। और औरंगजेब के 3 भाई भी हैं, है ना, जिसमें नाम आता है आपका दारा सुखो का, ठीक है। अब औरंगजेब क्योंकि है बहुत ही महत्वाकांक्षी, सॉफ्ट हार्टेड नहीं है उतना, औरंगजेब इज वेरी ब्रूटल, और एक तो रिलीजियस इंटॉलरेंट नहीं है भैया, दूसरे धर्म को उसका मतलब है ही नहीं। अगर आप देखोगे औरंगजेब के बारे में जब इतिहास आप पढ़ोगे तो देखोगे कि किस तरीके से सिखिज्म के ऊपर उसने जुल्म ढाए, ठीक है। उसका ये कहना था कि जो मुस्लिम इस्लाम जो है उसको एक्सपैंड करने के लिए ही यूज्ड टू मेक लॉट्स ऑफ मॉस्क इन द कंट्री, ठीक है। तो रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं था औरंगजेब के टाइम में, दैट्स द ओनली रीजन कि औरंगजेब डिफीट भी करता है। बट औरंगजेब वाज अ वेरी गुड बिजनेसमैन कह लो, पॉलिसी मेकर कह लो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला पर्सन है, ठीक है। मतलब वो ढिलाई नहीं देने वाला, बहुत सख्त, ठीक है, कि भैया जिस तरह से किंग को होना चाहिए कि किस तरीके से डेवलपमेंट होगी। मैंने कहा कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं, लेकिन उसका बहुत क्लियर रहता है कि आप आए हो धंधा करने, आप बिजनेस करो, बिजनेस करके वापस जाओ। आप जो ये सोच रहे हो कि यहाँ के रूल कर लोगे वो मैं नहीं होने दूंगा जब तक मैं हूं, ठीक, खैर है। तो ठीक है, शाहजहां और औरंगजेब के बीच में भी भाई कंफ्लिक्ट चलेगा तख्त को लेकर, और लास्ट में पता क्या होगा, औरंगजेब कहेगा कि पापा एक काम कीजिए, आपने तो ताजमहल बना ही दिया है, तो ताजमहल के ठीक सामने जो आपका आगरा फोर्ट है उस आगरे फोर्ट में आपको हम कैद करके रखते हैं, और शाहजहां अपना आखिरी समय उस आगरे फोर्ट से ताजमहल को देख देख के बिता देता है। बस ये है शाहजहां के अंतिम समय का वो दृश्य। आप देख रहे होगे कि किस तरीके से ओल्ड एज में वो सिर्फ बैठ के आराम से आगरा फोर्ट से भी, आप आगरा फोर्ट अगर जाओगे जहां पे शाहजहां को कैद करके रखा था, कभी आगरा जाओ तो जरूर जाना, तो आपको दिखेगा कि जहां कैद कर रखा था वहां से ताजमहल का व्यू। तो मैंने कहा आर्किटेक्चर के मामले में बहुत ही
काबिले तारीफ आर्किटेक्चर रही है मुगल्स की, है ना। तो आपको दिखेगा कि उतने दूर से भी वो किस तरीके से एकदम कहते हैं ना ताजमहल का क्लियर व्यू देखने को मिलता है। तो ये लास्ट टाइम था शाहजहां ने अपना आखिरी समय बेटे ने कैद करके बिताया है, बेटे की कैद में बिताया है। और फिर फाइनली यहाँ पे एक मिस्टीरियस बात भी आती है शाहजहां के टॉम्ब, मैं बात करूँ कॉफिन की, शाहजहां की और मुगल क्या कहते हैं मुमताज़ की। ताजमहल को लेके बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, कभी आप इसको हम अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अलग कभी बहुत डिटेल में। बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं कि माना जाता है कि ताजमहल के कोर में, इन द कोर ऑफ ताजमहल देयर इज़ अ कॉफिन ऑफ, है भी या नहीं है शाहजहां और मुमताज़ का, ठीक है, वो अलग चीज़ है, उस पर हम कभी अलग से डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। तो शाहजहां हो गए, ठीक है भैया। अब शाहजहां के सक्सेसर कौन होगा? औरंगजेब। औरंगजेब मैंने बता दिया ब्रूटली रूल करेगा, और औरंगजेब इज द लास्ट किंग, ठीक है। औरंगजेब इज द लास्ट किंग, मैं बार बार लास्ट किंग कह रहा हूं क्योंकि ही इज द लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अगर रूलर की बात करें मुगल एम्पायर में तो वो आपका औरंगजेब ही है, ठीक है। अब औरंगजेब सिर्फ आपको डेक्कन में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में जो अहोम डायनेस्टी है उनको भी डिफीट करेगा, ठीक है, 1663 में और दोबारा से 1680s में। फिर नॉर्थ वेस्ट में आपको जो है सिख जो है वहां पे उनके साथ वो फाइट करेंगे। देन फिर आपको जो प्रिंस अकबर है, यानी औरंगजेब के जो बेटे हैं, ठीक है, अकबर ये वाले नहीं है, ये अकबर सेकेंड है, वो अकबर जो है वो अकबर फर्स्ट है और ये अकबर द्वितीय है, ठीक है। एंड जो प्रिंस अकबर है वो अपने फादर यानी औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और उनको सपोर्ट मिलेगा किससे? मराठास से। मैं यहाँ नाम बता दूं, यहाँ पे एक नाम आता है द ग्रेट मराठा, शिवाजी द ग्रेट का। काफी लड़ाइयां हुई हैं शिवाजी और औरंगजेब के बीच में, दोनों ही टक्कर के वॉरियर रहे, ठीक है। और अब जो औरंगजेब था ना उसने नॉर्थ वेस्ट, देखो असम का जो साइड है नॉर्थ ईस्ट वाला जहां पे अहोम डायनेस्टी थी वो भी पावरफुल डायनेस्टी रही है, उनसे भी लड़ेगा। मराठास में आप आ जाओगे तो यहाँ पे वो शिवाजी के खिलाफ आपको लड़ेगा, ठीक है। शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में शिवाजी को सक्सेस मिलेगी, बट शिवाजी की अगर आप स्टोरी पढ़ोगे तो बीच में वो अकेले पड़ जाते हैं और फिर वो भागते हैं, ठीक है। तो औरंगजेब उनका काफी मजाक भी उड़ाता है इस चीज को लेके कि तो भगो रहे हैं, ये तो भाग गए। बट शिवाजी के भागने का जो रीजन है वो एक अलग कहानी है, क्योंकि एक समझदारी है कि जब आप थोड़े से कमजोर पड़ गए हो तो बेवकूफ की तरह अकेले जाके लड़ जाओगे बिना किसी स्ट्रैटेजी के, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो ही वेंट बैक। और शिवाजी के बारे में पता होगा आपको, छत्रपति शिवाजी के बारे में, किस तरीके से जंगल में छुप के उन्होंने समय बिताया, घास की रोटियां खाई और वापिस से वो आए लड़ने के लिए, ठीक है। तो खैर एंड तो फिर हुआ क्या कि जब शिवाजी आपको भाग जाते हैं लड़के, तो मतलब औरंगजेब उनको इंसल्ट करता है और वापस से औरंगजेब अपने आप को प्रोक्लेम कर देता है कि आई एम द इंडिपेंडेंट रूलर, और वापस से वो आगरा में रूल करने लग जाता है। अच्छा, मुगल्स की अगर हम बात करें तो दिल्ली आगरा इनका चलता रहा। कभी दिल्ली में आ जाते हैं, दिल्ली में भी रेड फोर्ट है, आगरा में भी रेड फोर्ट है, तो इस तरीके से ये स्विच करते रहते हैं। किसी किसी किंग को दिल्ली पसंद आ रहा है, किसी किसी को आगरा पसंद आ रहा है, तो भैया ये इनका मूव इन मूव आउट चलता रहता है, ठीक है। नाउ आपका यहां से लेकिन जो है एक चीज कि जो मुगल्स है आफ्टर औरंगजेब, अब इनका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि औरंगजेब के बाद के जो रूलर्स रहे, जैसे अकबर सेकेंड, फिर बहादुर शाह जफर फर्स्ट, बहादुर शाह जफर सेकेंड, उतने पावरफुल नहीं रहे। और ब्रिटिशर्स को फिर यही कमी दिखेगी और ब्रिटिशर्स फिर क्या करेंगे? अपना इंटरफेरेंस दिखाना शुरू करेंगे और वहां से फिर शुरू होगी आपको इंडिया में ब्रिटिश एरा। तो मुगल डायनेस्टी आप कह सकते हो इंडिया की एक लास्ट डायनेस्टी है जो कि रूल कर रही है, और उसके बाद फिर ब्रिटिश एरा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन हम बात करेंगे कुछ मुगल्स टाइम पीरियड की कुछ पॉलिसीज के बारे में। इसको ध्यान से देखिएगा, ये जिस तरह से पॉइंटर लिखा हो बच्चों, ये एग्जाम में एज इट इज आता है, मनसबदार एंड जागीरदार, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, मैं आपको वो बता दूं, ठीक है। देखो क्या था मुगल्स का रेवेन्यू वगैरह जनरेट करने का, जैसे आपका इनकम सोर्स का तरीका क्या था। मुगल्स रूलर जो थे वो मेनली क्या करते थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो फार्मर से कलेक्ट करते थे। अब फार्मर से टैक्स कलेक्ट करोगे तो आप क्या करोगे? जमीन पे जितनी खेती होगी, जितना फसल होगा, उस पर आप टैक्स लोगे। बट बात यही थी, ये प्रॉब्लम भी है फार्मर के साथ कि भैया खेती अच्छी से होनी भी तो चाहिए और हर जगह सेम तरह से कल्टीवेशन भी नहीं हो रही है, तो किससे कितना कलेक्ट किया जाए। इसके लिए क्या हुआ, एक आपका तोदरमल है, ठीक है। तोदरमल आपको कहा भी जाता है कि जो हमारे कंट्री में ना एक मुहावरा भी चलता है, कहावत भी चलती है ऐसे कि जो लोग जमीन वगैरह का सर्वे वगैरह करते हैं, कहते हैं तो तोदरमल है। तो तोदरमल वाज द अकबर्स के टाइम पीरियड में थे और उन्होंने एक सर्वे किया, ठीक है। सर्वे या अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे बेसिकली, कह सकते हो आप।
फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर। तो तोदरमल ने क्या किया, एक डिटेल स्टडी करी कि भैया कौन से रीजन में कौन सा फसल होता है, उस फसल की प्राइस किया ओवर 10 साल का, 10 साल के टाइम पीरियड की स्टडी करी, जिससे उनको ये पता चल गया कि कौन से रीजन में कौन सी फसल होती है, किस फसल की कितनी डिमांड है, किसका कितना प्राइस रखा जा सकता है। तो फिर 10 साल की स्टडी के बाद उन्होंने क्या किया, एक जो फिक्स टैक्स अमाउंट है हर फसल का वो डिसाइड कर दिया। यानी कि सेम नहीं रहा, जो फसल ज़्यादा अच्छी होगी, जिसकी पैदावार अच्छी है, जो अच्छे तरीके से बिक जाती है, उस पर ज़्यादा अच्छा टैक्सेस होगा, और जो थोड़ा कम पैदावार की होगी, जिसमें कठिनाइयाँ आती होंगी, उस पर टैक्सेस कम होगा। तो ये तोदरमल की स्ट्रैटेजी रही। इससे फायदा दोनों को हुआ, फार्मर को भी हो रहा है फायदा और किंग को भी फायदा हो रहा है। अच्छा, जो रेवेन्यू सिस्टम था, उस सिस्टम का नाम क्या था, जब्त। आपसे ये पूछा जाता है रेवेन्यू सिस्टम का नाम क्या था, जब्त। अब ये कैसे कलेक्ट किया जाता था, तो इसके लिए क्या किया जाता था कि जो प्रोविंसेस थे, यानी जो इलाके थे ना, उन इलाकों को डिवाइड कर दिया गया इन द रेवेन्यू सर्किल, ठीक है। और हर सर्किल का एक स्पेसिफिक टैक्स रेट है। ये ध्यान रखना, इक्वल नहीं है। यही एक अच्छी टैक्स स्ट्रैटेजी होती है कि भैया जो जितना कमा रहा है उसको उस प्रोपोर्शन में टैक्स देना होगा, सबको बराबर में नहीं देना होगा। तो वो सिंपल सी बात है। इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली देखो, बिना टैक्स के कोई भी गवर्नमेंट रूल ही नहीं कर सकती। टैक्स लेना गवर्नमेंट का मैंडेटरी राइट है। गवर्नमेंट डेवलपमेंट कैसे करेगी, अगर टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट काम कैसे करेगी। अब खुद सोचो ना, टैक्स कलेक्ट करके तो काम करेगी गवर्नमेंट। दिस इज हाउ द गवर्नमेंट वर्क, ठीक है। बट वही वाली बात है कि टैक्स इंपोज कैसे किया जाए। तो इंपोज करने के लिए उन्होंने वही कहा कि डिफरेंट क्रॉप के हिसाब से उन्होंने डिफरेंट रेट डिसाइड कर दिया, अलग अलग रीजन के हिसाब से उन्होंने स्पेसिफिक रेट डिसाइड कर दिया। टैक्स सिस्टम का नाम आपका जब्त था। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जगह पे प्रॉब्लम थी, जैसे कि प्लेसेस लाइक गुजरात और बंगाल, जहां पे क्या हुआ कि जो जमींदार थे ना, उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल था और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, उनके पास पावर ही बहुत ज्यादा थी। तो वहां पे थोड़ा सा ये जो टैक्स सिस्टम है इसको लगाने में प्रॉब्लम है, क्योंकि जमींदार पता है क्या, जमींदार चाहते थे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वसूल ले। तो वहां पे जो टैक्स सिस्टम बनाया आपको अकबर ने, वो वर्क नहीं कर रहा था, और ये प्रॉब्लम आपको वहां पे थी। इस वजह से आपको देखोगे तो रिबेलियंस आपको, अच्छा देखो एक रीजन हो कि टैक्स क्यों अच्छा रखना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी टैक्स पॉलिसी अच्छी नहीं होगी तो एक टाइम के बाद भैया लोग क्या करेंगे, हथियार उठाएंगे और रिबेलियंस रिस्क होंगे, तो उससे बचना है। लेकिन क्योंकि आपकी टैक्स प्रैक्टिसेस मैंने बता दिया बिकॉज ऑफ द जमींदार वगैरह की वजह से होती थी, इसलिए कई बार आपको इस तरह के रिबेलियंस आपको देखने को मिलेंगे मुगल्स के टाइम पीरियड में, ठीक है। फिर आपको पीजेंट्स रिवॉल्ट्स भी हुए लेट 17th सेंचुरी में, क्योंकि इनके साथ भी जो आपको इश्यूज थी वो यही था कि जो आपकी फार्मिंग कम्युनिटीज वगैरह है वो खुश नहीं है जमींदारों की पॉलिसी की वजह से। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि भैया सब कुछ अच्छा अच्छा ही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आपको हमेशा देखने को मिल ही जाती है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो आपको अबुल फैजल्स की लिखी हुई एक अकबरनामा इज बेसिकली आप कह सकते हो बायोग्राफी ऑफ द अकबर। हर जितने भी मुगल्स आपको रूलर रहे ना, उनके टाइम पीरियड में कोई ना कोई उनके मंत्रिमंडल में एक पर्सन होता था जो उनके बारे में लिखा करते थे, डेट इज बेसिकली द बायोग्राफी। तो अगर आपको अकबर के बारे में जानना है तो अकबरनामा एन ई अकबरी आपको लिखा गया है अबू फैजल्स का, जिसमें आप उनके बारे में जान सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स उन्होंने किए, कितने प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा, ठीक है। जैसे कि उन्होंने क्या किया कि जो एम्पायर्स थी, जो पूरा आपका सल्तनत था, उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया प्रोविंसेस में, जिसको वो सूबेज कहते थे। सिमिलरली जैसे हमारी कंट्री में, इंडिया एक देश है और कंट्री को हमने रूल करने के लिए डिवाइड कर दिया डिफरेंट स्टेट्स में, स्टेट्स को डिवाइड कर दिया हमने डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड कर दिया हमने ब्लॉक में, तहसील्स में, उसको हमने डिवाइड कर दिया मोहल्लाज के अंदर, फिर मोहल्ला को हमने वार्ड में डिवाइड कर दिया। क्यों किया? ताकि अच्छे तरीके से रूल हो सके। जैसे आपके स्कूल में होता है ना, पूरे स्कूल को क्लास में डिवाइड किया गया, क्लास को सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया, सेक्शन के सब सेक्शन ही बना दिए जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा आपकी बच्चे होते हैं तो, ठीक है। तो उसी तरीके से सूबेज में डिवाइड कर दिया, और हर सूबे को मैनेज करने के लिए एक सूबेदार होता था, और वो रिस्पॉन्सिबल होता था वहाँ की पॉलिटिक्स को लेके, लॉ को लेके, रूल्स रेगुलेशंस, मिलिट्री मैटर्स को लेके। सिमिलरली जैसे आज के स्टेट्स में कौन रूल कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर्स होते हैं जो आपको गवर्न करते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल ओवरसाइट की अगर बात करें तो जो दीवान होते हैं, दीवान, उनको फाइनेंशियल्स पूरा मैनेज करना होता था, जस्ट लाइक द फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर, जस्ट लाइक द फाइनेंस मिनिस्टर, कि भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया एम्पायर का जो है पूरा अच्छे तरीके से जो फाइनेंस है वो स्मूथली चलता रहे, तो उसके लिए उन्होंने दीवान लगा दिए। मिलिट्री मैनेजमेंट भी, मिलिट्री लीडरशिप्स हैंडल की जाती थी बाय द बख्शी, ठीक है। और ये सब आपको देखोगे ये डेजिग्नेशंस है, ठीक है। बाकी जो अदर ऑफिशियल्स हैं वो आपके फौजदार हो गए,
कोतवाल हो गए। कोतवाल बेसिकली मैं बता दूं जो आपकी टाउन पुलिस होती है, कोतवाल। इसलिए आप देखोगे आज के डेट में आप जाओगे ना तो राजस्थान के अंदर आज भी ना थाना को कोतवाली कहता है, अगर आपने सुना। और कई बार आता है राजस्थान में कि लोग ऐसे बोलते हैं घना अपने अपने कोतवाल समझे कि, तो ये जो वर्ड लाइन आ जाती है, कई बार मूवी में सुनी होगी, तो कोतवाल यानी वही अपने आप को ज्यादा पुलिस ऑफिसर समझ रहा है क्या। तो आज के डेट में जो देखते हो ना आप शहर में जो थाना है, थानेदार हो गए, एसएचओ साहब हो गए, ये वही कोतवाल है, ठीक है। तो यही आपको कोतवाल हो गए, फौजदार हो गए। देन फिर हम बात करें नोबल्स रोल्स की, तो बेसिकली क्या होता था कि अब क्योंकि अकबर की टाइम पीरियड में बहुत अच्छा रेवेन्यू सिस्टम रहा, पैसा अच्छे से कलेक्ट होगा तो उसका इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से किया जाएगा। तो उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा रहा है, डेवलपमेंट में किया ही जा रहा है, अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथ करने में भी किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए देखोगे कि बहुत सारे आपको इन द लेट 17th सेंचुरी बहुत सारे अच्छी आपको आर्किटेक्चर्स, मॉन्यूमेंट्स, रिलीजियस पैलेस वगैरह बनाई जाएंगे, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं इसको समराइज करूं, हाँ, रिलीजियस टॉलरेंस जो मैंने बता दिया अकबर के टाइम पीरियड में, कि अकबर बेसिकली क्या करते थे, एक फतेहपुर सिकरी आपका जगह है जहां पे वो यूनिवर्सल पीस, या मैं कहूं सुल आई कुल, हो सकता है मैं इसको प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं, उसको आप चेक कर लीजिएगा। सुल आई कुल कहते हैं इसको, दैट मीन्स यूनिवर्सल पीस यानी यूनिवर्सल शांति। इसको लेके इसका मकसद अकबर का ये था कि भैया हर तरह के रिलीजन को रिस्पेक्ट किया जाए, तो वो इस तरह की चीजों को ऑर्गेनाइज किया करते थे, ठीक है। देन कोर वैल्यूज वही थी, टॉलरेंस, यूनिवर्सल वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन्स, ठीक है, ये चीज थी। देन फिर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, कि जो मैं बात कर रहा हूं अबुल फैजल्स की, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है अकबर की पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए, ठीक है, कि बहुत सारी जो इनसाइट्स आपको दी गई है किस तरह से पॉलिसीज होनी चाहिए, वो अबू फैजल्स की दी गई थी। नाउ इन द 17th सेंचुरी और उसके बाद की बात करें तो देखो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तो है, अच्छा खासा पैसा इनके पास आ गया है ना, कमर्शियल ग्रोथ हो चुका है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको पॉवर्टी और इनइक्वलिटी देखने को मिलेगी। बिकॉज क्योंकि इन सब चीजों के बावजूद मैंने बता दिया कि जो आपको जमींदार हैं, और करप्शन देखो ना हर जगह, आप कितना भी अच्छा सिस्टम बना दो, बट अगर ग्राउंड लेवल पे जो लोग इन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, जो सूबेदार हैं, जो तुल्लकदास हैं, जो कोतवाल्स हैं, जो जमींदार हैं, वो अगर प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करेंगे, उनके मन में थोड़ा सा करप्शन आ जाएगा, तो वो करप्शन वहां भी था। तो इसलिए कुछ प्रोविंसेस अच्छा दिखता रहा था, कुछ प्रोविंसेस आपको खराब देखने को मिल रहा था, ठीक है। जैसे कि आपको दिखेगा कि शाहजहां के टाइम में आप देखोगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि स्मॉल ग्रुप ऑफ हाई रैंकिंग जो मनसबदार हैं वो क्या करेंगे, बहुत सारा जो रेवेन्यू है ना अपने पास रखेंगे, समझ रहे हो, चोरी करने वाला काम, ठीक है। फिर बहुत जगह पे आपको दिखेगा कि वेल्थ अच्छा है, पैसा अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद जो फार्मर्स हैं उनको प्रोडक्शंस करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी तो डेवलप नहीं है ना फार्मिंग की जो आज के टाइम में है। तो अगर बारिश अच्छी नहीं हो रही है, पानी नहीं मिल रहा प्रॉपर तरीके से, फसल अच्छी नहीं हुई, ठीक है। फिर कुछ लोग जो है सेलेक्टिव पीपल्स नो डाउट अपनी पावर का, अपनी वेल्थ का गलत इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे, है ना। और इसके वजह से क्या होगी, ओवरऑल जो एम्पायर है, ऑब्वियस सी बात है, करप्शन क्या करता है, करप्शन दिमाग की तरह अचानक से इंपैक्ट नहीं डालेगा, धीरे 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 करके आपको खोखला करेगा, और वही होगा मुगल्स के साथ, ठीक है। विद द टाइम क्या होगा आपको कि बहुत सारे मैंने बता दिए, इवन जो आपके जो लोकल्स नहीं, मैं कह रहा हूं मुगल एम्पायर में जो छोटे छोटे आपके जो पर्सन होंगे, जो मैंने बता दिया इवन जो सर्वेंट रहे मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड में, या छोटी छोटी रजिस्ट्रेशंस पर रहे, अब वो सब क्या करेंगे, थोड़ा सा पैसा आ गया, दुश्मन का साथ देंगे और बोलेंगे भैया चलो आओ तुम्हें बताते हैं हम अंदर की बातें, हमला करते हैं, और छोटे छोटे रीजनल पावर्स बन के निकलने लग जाएंगे, यानी छोटी छोटी किंगडम्स आपको बनने के निकल जाएंगे। और बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी और स्टार्टिंग ऑफ 18th सेंचुरी आपको दिखेगा कि जो प्रोविंसेस है, सब हर प्रोविंसेस के अंदर अपने अपने पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल एजेंडाज और बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलने लग जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मुगल एम्पायर, ठीक है। ये कहानी थी पूरी की पूरी मुगल एम्पायर के बारे में। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचे हो, दैट मीन्स कि आपने मुगल एम्पायर को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब जब मैं कह रहा हूं अच्छे तरीके से बच्चे, तो मैंने कहा कि ये इतने डिटेल में मैं नहीं गया हूं, क्योंकि अभी आपके 7th क्लास के हिसाब से जितनी इन्फॉर्मेशन इनफ है उतनी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी है, बट जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते चलेंगे तो और ज़्यादा से डिटेल से हम इसको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। नाउ अब आपको दिख रहा होगा स्कैन, यहाँ पे
इसको स्कैन करके आप सीधा पहुंच जाओगे टेलीग्राम पेज पे। मैंने पहले बता दिया है, हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों में से कोई भी एक चैनल आप ज्वाइन कर लो, सो दैट कि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से पहले वहां मिल जाए। और सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, बिहाइंड द सीन और बहुत सारी एक्टिविटीज जो सिर्फ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे होती है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें, सो दैट कि यू वॉन्ट मिस एनी ऑफ सिंगल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में बांट दो। ढेर सारा प्यार आप लोग दे रहे हो और ऐसे ही प्यार देते रहें। चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अभी लूंगा मैं इतनी ही इजाजत। ठीक है, और हाँ, एक चीज मैं शुरुआत में कहना चाहता था वीडियो के, बट मैं अभी कह रहा हूं क्योंकि आप यहाँ लास्ट तक पहुंचे हो। मेरी आवाज से आपको पता चल गया होगा माई हेल्थ इज लिटिल डाउन, तो हो सकता है कि एनर्जी लेवल आपको थोड़ा सा कहीं कम देखने को मिला हो, तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। आई विल ट्राई, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि सो दैट कि मैं जल्दी रिकवर करूं और फिर से दोबारा से उस एनर्जी के साथ आऊं। ठीक है, बट अगर थोड़ा सा आपको लगा हो तो थैंक यू सो मच फॉर योर एडजस्टमेंट, है ना। और प्लीज कमेंट करके बता देना कि आपको अगला कौन सा चैप्टर चाहिए, कहाँ आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है। ठीक है, बाकी जो भी डिटेल्स है वो आपको कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाती है। कूपन कोड मैंने आपको बता दिया है दिवाली ऑफर को लेने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके यूज कर लेना। मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा आपको जो भी लिंक होगी। ठीक है, बाकी जितने भी नए बच्चे देख रहे हैं सबका स्वागत है ऑन द चैनल बडिंग चैम्प। मेरा नाम है कुमार शानू, आप मुझे प्यार से कुमार भैया कहेंगे। और हाँ, ये है वो लिंक उस सेशन का जहाँ पे हमने बताया था आपको कि क्या क्या मजेदार होने वाला है। तो अगर आप नए हैं तो जाइए, जाके इस वीडियो को देखिए, सो दैट आपको पता चल जाए कि इस चैनल पे क्या क्या मजेदार चीज होने वाली है और वो स्टार्ट हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ अब इजाजत लूंगा, मुलाकात करेंगे अगले सेशंस में, आइदर लाइव और रिकॉर्डेड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।